हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोर न्यूरोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा जो डिस्कशन है काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर रजत राठौड़ यूके से। तो रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सप्लोर न्यूरोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू जेपी। बहुत से स्टूडेंट्स की मेरे पास ये क्वेरी आती थी कि सर फॉरेन कंट्रीज में हम किस तरीके से कैरियर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आज आपके लिए एक खास मौका है कि उनकी जो जर्नी है वो आपके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल रहेगी। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। रजत जी के बारे में मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। रजत जी करंटली सीजीजी मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए पेट्रोफिजिस्ट काम कर रहे हैं। और उन्होंने डीयू से अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आईआईटी रुड़की से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और फिर रिलायंस और सेल से अपना कैरियर स्टार्ट करते हुए फिलहाल सीजीजी यूके में काम कर रहे हैं। और इस डिस्कशन में हम काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये कंप्लीट सेगमेंट जो है अलग अलग पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। बहुत कुछ हम उनसे डिस्कस करेंगे। जिस तरीके की क्वेरीज मेरे पास आ रही थी उसी के बेस पे हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी है फॉरेन कंट्रीज में एज ए जियोलॉजिस्ट इंडियन स्टूडेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरीके से वो अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंटर्नशिप का क्या रोल रहता है आपके कैरियर में फॉर ए जियोलॉजी स्टूडेंट। हम ये भी डिस्कस करेंगे एक अच्छे कैरियर ऑप्शन के तौर पर किस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि रजत जी एक पेट्रोफिजिस्ट हैं, तो पेट्रोफिजिस्ट का क्या रोल रहता है ऑयल सेक्टर में, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन जियोसाइंसेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी क्वेरी आपके माइंड में है, जो भी आप चाहते हैं कि में हमें इंक्लूड करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं या एक्सप्लोर जियोलॉजी के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हमें लिख सकते हैं। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी रही है इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज में आपको काम करने का मौका मिला और करंटली आप यूके में हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसी जर्नी रही आपकी। सो प्लीज। Thanks for inviting me once again. And basically, I'm from India, and currently I'm in UK. और मैंने साइंस बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी को लेके मैंने 10+2 किया from a very good school in India. It's Sainik School, Ghodakhal. It's in Nainital. And after that, I came to Delhi. I joined Hansraj College. और वहाँ पर मैंने जियोलॉजी का विषय चुना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि मैं कैसे इस जियोलॉजी के विषय में आया। हम किसी और समय चर्चा करेंगे। 3 साल बीएससी ऑनर्स इन जियोलॉजी फ्रॉम हंसराज कॉलेज करने के बाद फिर मैंने आईआईटी एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद मेरा आईआईटी रुड़की के लिए सिलेक्शन हुआ। वहाँ पर मैंने 3 years एमटेक कोर्स किया। It was like at that time they were offering an MTech course at the time. So उसको उसी समय मैंने गेट भी क्वालिफाई किया। I got around 94 percentile, which is considered a good percentile. उसके बाद कॉलेज जब खत्म हो रहा था 3 साल के बाद, फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ, and my first company was Reliance Industries, and I joined Reliance Industries in Mumbai. And I, being a geologist, they were asking people what you want to join, in which group you want to join. So I opt a group which is more responsible for well log analysis. And then from there, this term comes, which is called petrophysicist or petrophysics, which is again, it's a specialized theme or subject within geology. From Reliance, I went to Shell. I joined in Bangalore, and then Shell actually gave me enough exposure to work with different countries and with different kinds of data. So within Shell, I moved to Australia, and then I also went to Netherlands first time for my trainings and also for a much wider exposure. And then also I happened to go to Houston for a year. It was an international assignment. So basically I went there
I worked with some of their experts in the area, and then I came back to India. After like spending 3-4 years in Shell, then I joined CGG. CGG is a technology company, and we provide consulting for our clients who are from oil and gas. They are oil and gas companies, and we are specialized into carrying out acquiring data, specifically seismic data, which is more driven by geophysical sets or geophysicists. Within CGG, I moved around different locations. I also I joined in Mumbai, and then I went to Singapore. I spent like around 4-5 years in Singapore, and then I moved to UK. At this point, why don't you tell us something about yourself? Like, what has been your personal journey so far? Okay, thanks Rajat for your interest. Actually, मैंने अपने चैनल पे कभी अपने बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, और बहुत से व्यूअर्स के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस रहेगा मेरे बारे में जानने का। एक्चुअली मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, अगर मैं कहूँ 10+2 मैंने अपने होम टाउन आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल नरवाना से किया। बेसिकली मैं हरियाणा का जो जींद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और 10+2 करने के बाद नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से मेरी 10+2 रही। उसके बाद मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में एमटेक इन अप्लाइड जियोलॉजी, जो कि एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसमें एडमिशन लिया। और वहाँ से, क्योंकि इससे पहले मुझे जियोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं था, जियोलॉजी के बारे में हम पढ़ते नहीं हैं, और इनफैक्ट इंडिया में मैक्सिमम जगह यही होता है कि 10+2 लेवल पे जियोलॉजी के बारे में स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। 1-2 स्टेट ही ऐसे हैं जहाँ पे जियोलॉजी जो है स्कूल लेवल पे पढ़ाई जाती है। आफ्टर एंटरिंग इन दिस डिपार्टमेंट, मेरा जो इंटरेस्ट बना जियोलॉजी में, वो मेरे लिए एक मतलब बहुत अच्छा अनुभव था। जियोलॉजी में आने के बाद मैं जियोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगा, और मैं ये समझता हूँ कि वो जो 5 ईयर का ड्यूरेशन था यूनिवर्सिटी लाइफ का, मैंने उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, बहुत अच्छे से मैंने उसमें अपना जो है पढ़ाई किया। और मैं ये मानता हूँ कि वही एक जो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम अगर मैं कहूँ अपनी लाइफ में, वही रहा, और उसी की वजह से जो है जो मैं अब करंट पोजीशन पे हूँ उसी की बदौलत हूँ। और हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि जो कॉलेज ड्यूरेशन है वो आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर जाएंगे तो आपका कैरियर जो है एक अच्छी शेप में रहेगा आने वाले टाइम में। आफ्टर कंप्लीटिंग माई एमटेक, I joined हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हिसार एज ए प्रोजेक्ट असिस्टेंट। उसमें हमारा मेन जो काम रहता था, रिमोट सेंसिंग डाटा को हम इंटरप्रेट करते थे। लैंड यूज लैंड प्लानिंग का जो प्रोजेक्ट था उसमें हम लैंड यूज लैंड कवर मैपिंग करते थे, और उसमें जो हम सैटेलाइट डाटा को इंटरप्रेट करते थे, जो फीचर्स हम सैटेलाइट डाटा में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, उसके लिए हम फिर ग्राउंड ट्रूथ करते थे, ग्राउंड पे जाते थे, वहाँ का उस फीचर को आइडेंटिफाई करते थे, मैप के ऊपर मार्क करते थे, उसका जीपीएस पॉइंट कलेक्ट करते हैं, जिसको जीटी सर्वे बोलते हैं, ग्राउंड ट्रूथ सर्वे। और हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हिसार में 1 साल काम करने के बाद मेरा जो डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के लिए वैकेंसी निकलती हैं, और वहाँ पे मैं अपीयर होता हूँ और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद मैं वहाँ पे 2 साल से कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रहा, और टीचिंग जो एक्सपीरियंस था, टीचिंग जो आई विल से प्रोफेशन था, उसको मैंने काफ़ी इंजॉय किया। और वहाँ पे जो यूनिक एक्सपीरियंस मेरे लिए था कि जो मेरे टीचर रहे थे मेरे यूनिवर्सिटी टाइम के दौरान, उन्हीं के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मुझे मिला। वो आई विल से कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई फील, क्योंकि ऐसा रेयर ही होता है कि उन टीचर से मैंने एज ए स्टूडेंट बहुत कुछ सीखा, और एज ए टीचर भी मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा। तो इस तरीके से वहाँ पे मैंने 2 साल से ज़्यादा टाइम तक काम किया, और उसके बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में जो रेगुलर पोस्ट निकली उसमें फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। इन बिटवीन मैंने CSIR नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो ये काफ़ी अच्छी जर्नी रही, और मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन को काफ़ी इंजॉय करता हूँ, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस प्रोफेशन में आने का मौका मिला। सो दैट्स अबाउट मी। थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर। और अभी मैं चाहूँगा कि हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन कंट्रीज में
किस तरीके से एक इंडियन स्टूडेंट किस तरीके से अपना कैरियर आगे बढ़ा सकते हैं, अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में आई थिंक आर द बेस्ट पर्सन टू डिस्कस ऑन इट, सो प्लीज। थैंक यू वेरी मच। और जो हमारा जो चर्चा का विषय है कि कैसे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जियोलॉजी and coming from Indian universities and Indian colleges, how we can aim or how we can actually tap into the world overall. तो यहाँ पर दो चीजें जो हैं मैं रखना चाहूंगा। एक जो एवेन्यू है वो है रिसर्च एवेन्यू, जिसमें कि like if you want to go for further studies, if you want to pursue research, because we also want good scientists or brilliant scientists, and the other avenue is as a job, as a career. So I think we can touch upon on both these aspects. So let me take with the research avenue first. What I can tell to our viewers is that if you are aiming to go for your higher studies, such as pursuing PhD or even postdoc, then you can actually, first of all, you have to complete your masters from any of the Indian universities. आपको ज्ञान होगा ही इंडियन यूनिवर्सिटीज में कहाँ पर हमको जियोलॉजी और जियोफिजिक्स या फिर इसको कहें अर्थ साइंसेस में पढ़ाई की जा रही है। एंड उसके बाद जो आपको जो पहला जो कहना चाहिए एग्जाम टैकल करना होगा, इफ यू आर एमिंग टू गो टू यूएस यूनिवर्सिटीज, they are asking us to appear for an exam which is called GRE. It's called Graduate Record Examination. ये GRE एग्जाम जो होता है, इसमें दो चीजों को ज्यादा फोकस किया जाता है, एक है इंग्लिश और एक है मैथ्स। इंग्लिश जो है उसको वर्बल बोल लेते हैं और मैथ्स को क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांट बोलते हैं। तो अगर आपको इसमें अच्छे नंबर लाने हैं, और ये नंबर डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ है। So if you are having good marks, you can aim for some prestigious universities in US, and also you can get scholarships. You can go for scholarships as well. तो इसमें इंग्लिश एंड मैथ्स का होना, मतलब उसके ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है। और दूसरा है कि चूंकि ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो आपको थोड़ा सा वैसा भी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हम अगर एक कंप्यूटर सामने बैठे हैं तो हम किस तरीके से वो जो ऑनलाइन, क्योंकि हम दो चीज देखते हैं कि अगर हमारे पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी एक्सपोजर नहीं है तो उस केस में कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है तो उसको टैकल करने में दिक्कत होती है, एंड वी आर लूजिंग सम टाइम बिकॉज वी आर नॉट एक्सपोज टू दैट टेक्नोलॉजी। तो ये है। दूसरी बात है कि अगर लेट्स से यूएस को एम नहीं कर रहे हैं आप, एंड देयर आर सम अदर कंट्रीज एज वेल सच एज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, and then of course UK is a land where like there are many universities which are having courses in geology and petroleum science, starting from Oxford or Cambridge up to Portsmouth universities, and there are many good universities here. यहाँ पर आने के लिए आपको GRE का एग्जाम तो नहीं देना है, but you need to appear for a exam which is testing your efficiency on English, because they want to ensure that at least you have like a threshold or a good understanding or a good command on English, so that whenever like, because I think if you don't have a command on English, then there will be a difficulty in exchanging your views with the faculty, and like so that will be a bottleneck. So they wanted to basically test you that how much proficient you are in English, and for that like you can go for TOEFL or some other like recognized programs. It's a very easy one, and I think most of the Indian students they at least have that basic understanding about English language, and they can actually get a good ranking at least. So they call it as bands. It starts from 5 to 10 bands. And if you can get above 6 or 6, 7, depending upon which university again, what kind of ranking of university has, you can come here. In terms of scholarship, I would say again there are certain like you can get these scholarships
by going to the website of that particular university where you're applying. And also there are scholarships all across, such as one of the scholarships is called Commonwealth scholarship. So being a Commonwealth nation, we can like some of our students can actually get these scholarships, which are sponsored by our respective governments. Again, I would touch upon Germany. Germany is like another country which one can go for. The only challenge here is the language. So you might need to sort of get some understanding about German language. But again, I think that country, why I'm specifically mentioning about that country is because, at least to my knowledge, the cost of education is very kind of in terms of higher education is low, and they are actually providing all kinds of sponsorships, whether you are a local student or you are an international student. Because if you're not getting these scholarships, being an international student coming from India, that the tuition fees and the living expenses and all those, they could be very expensive. And like, again, coming from different backgrounds, somebody can afford those expenses, but others may not. So I think we should be looking all the combinations of these different countries and where we want to. Especially for Germany, there is a scholarship called DAD scholarship, and one can go in, if they're in Delhi, they can actually go to German embassy. They can interact with their staff. They can actually get more information about these different scholarships by visiting or interacting with their respective embassies based in Delhi. Coming to the career part, I would say, like, let's say if your aim is to join the industry and start working, and if you also want to go abroad for your career, my best advice is that at least you start like a company whose presence is in India. So you have to find out, like, whether there is any company who have like, as you mentioned, that CGG is a multinational company. So working in a company which has offices in different locations or in different countries, it makes you easier actually to move from one country to other country. Because the challenge we are facing, like when we are fresher, is that if a company wants to hire you, they do not have sufficient evidences that what kind of value you can bring to their team. So because they also need to justify their government that why we are hiring a fresher from another country, and by overlooking our own like workforce. So I think that's the important distinction we have to mention, that if we want to go to abroad, or if you want to work in different countries, let's begin the career from a company who has offices in these different countries. And then you can, like, I can give you some examples, like Shell is a very good example. They have office in Bangalore. In fact, I also worked there for a brief period of time, and within Shell they actually gave me exposure to go and to work with different countries. As I mentioned, like at that time there was a huge discovery in the northwest shelf of Australia, and then I was working with their team. And so this is how actually I get the exposure and the understanding. And also we have to touch upon the working culture, because the working culture, the ethics, they may be different from one culture to the other culture, and we have to adopt differently actually. Yeah, so I think these are some of the things which I want to suggest for our viewers. Okay, thank you, Rajat ji. Nice explanation, and I think it will help the student very much. जिस तरीके से हमारे पास क्वेरीज आ रही थी, आई थिंक काफ़ी कुछ जो डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो गए होंगे. आपका अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हम तक भेज सकते हैं. फ्रॉम माई साइड आई विल से, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर फॉरेन कंट्रीज में आपका जाने का इंटरेस्ट है, तो मेन चीज़ जो आपकी यहाँ पे जो देखने में आती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, उसमें एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आपको काम करना होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि
इंग्लिश जो लैंग्वेज है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश के ऊपर आपको अपनी कमांड जो है अच्छी करनी पड़ेगी। और खास करके जो वर्क कल्चर की बात की रजत जी ने, उससे मैं ये समझता हूँ कि आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज जो है आपको काफी साउंड करनी पड़ेगी, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। और इसके रिगार्डिंग और कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप जरूर हमें लिखें। और नेक्स्ट पार्ट में हम जो है रोल ऑफ इंटर्नशिप डिस्कस करेंगे कि इंटर्नशिप का क्या रोल रहता है आपके कैरियर ग्रोथ में एज ए जियोलॉजी स्टूडेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसके बारे में भी काफी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच रजत जी। बिल्कुल, thank you very much, JP. Something as you mentioned that there is a gap between academia and the industry, and then somehow we have to fill this gap, and that's the main challenge of being a fresher. As you mentioned that if somebody is aiming for working or going like if they want to go abroad, so how we can, so because if like, one way is that you join a company like this. The other thing is that you work in a respective company for some time, you consolidate your experience, and then you can go for like abroad. And there are many like good companies, especially in the Middle East region, who are giving you enough credit for your work experience in India. Okay, Rajat ji, thank you very much for this part, and we will see you again very soon. So thanks a lot again. Exploring your Thank you, family. JP. बहुत बहुत धन्यवाद।